हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज हम ईएससी का सिविल इंजीनियरिंग का 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करें कॉमन सेंस से और शॉर्ट ट्रिक से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से कौन सा आईएस कोड किस ब्रिक के हिसाब से सही है। तो थोड़ा कॉमन सेंस से देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहली चीज़, अगर हमें ये भी पता हुआ कि कौन कौन सी टाइप की ब्रिक्स होती हैं तो उससे भी हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब हमें इसके अंदर देखना है कि देखो, ये भी ब्रिक होती है, अगर जो आपको ये पता हो, ये तीनों ब्रिक होती हैं। अब क्या होता है, बर्न क्ले ले ब्रिक्स करके कुछ नहीं होता। हाँ, लेइंग के लिए एक अलग से कोड दिया हुआ है ब्रिक्स लेइंग के लिए, लेकिन बर्न क्ले ले ब्रिक्स कुछ नहीं होता। तो चौथा गलत हो गया, और चौथा गलत होते ही तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, हमारा ए आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि IS 2022 जो होता है ये परफोरेटेड ब्रिक्स के लिए होता है। तो अगर आपको फैक्ट पता होता तो भी आप इसे कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा है कि इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा सही है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या होती है, क्रशिंग वैल्यू क्या होती है, इलोंगेशन इंडेक्स क्या होती है, और फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होती है। वैसे बिना इसके भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन चारों का मतलब। तो सबसे पहले एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के बारे में पता करते हैं कि होता क्या है। देखो, हमारा एग्रीगेट कितना इम्पैक्ट झेल सकता है। इम्पैक्ट मतलब शॉक लोडिंग या फिर हमारे पास इम्पैक्ट लोडिंग कितना झेल सकता है, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक है, इसे हम कैसे निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एग्रीगेट्स होते हैं अलग अलग साइज़ के, पहले हम उसको सीव में डालते हैं। 12.5 मिलीमीटर की सीव, यहाँ से इसको पास कराते हैं। 12.5 मिलीमीटर सीव मतलब जो हमारे पास मैश होता है सीव का, जो इसका साइज़ होता है वो 12.5 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको हम पास कराते हैं 12.5 मिलीमीटर सीव से, जो हमारे पास एग्रीगेट होते हैं टोटल, और इसको रिटेन कराते हैं 10 मिलीमीटर। मतलब जो पार्टिकल्स 12.5 मिलीमीटर से पास कर गया और 10 मिलीमीटर के ऊपर रिटेन कर गया, इसको हम बोल देंगे W1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा क्या, हम इसको एक सिलेंडर के, एक वेजल के अंदर भरेंगे, 3 लेयर के अंदर, 1 2 3। मतलब पहले हम इसके अंदर ये जो W1 है इसके अंदर उठा के डाला, पहले एक लेयर भर दी, उसके फिर 25 टाइम्स हमने टैपिंग रोड से इसको टैप किया, मतलब अच्छे से इसको कंप्रेस कर दिया। उसका फिर दूसरी लेयर भरी, फिर तीसरी लेयर भरी। ये करने के बाद हमने क्या करा, एक हैमर ऊपर की साइड रखा, जो कि लगभग 14 किलो का होता है, 14 kg का, और लगभग 38 सेंटीमीटर की हाइट होती है ये। ठीक है, इसको हम स्टैंड के ऊपर होता है, ये मशीन होती है पूरी, इसको 15 ब्लोज करते हैं हम इसके अंदर। मतलब एक बार गिराया फिर उठाया, फिर एक बार गिराया, ऐसे 15 बार गिराते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पहले हमने जब W1 से पास कराया था तो ये 10 मिलीमीटर के ऊपर ये वाला जो साइज़ था ये ऊपर रुक गया था। तो जब हम इतनी बार इसको ऊपर से क्या कहते हैं तोड़ने के लिए इसको डालेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है 10 मिलीमीटर से, तो अगर जो हम 10 मिलीमीटर से अब पास कराना चाहेंगे तो ऑब्वियसली पास हो जाएगा ये, क्योंकि ये टूट चुके होंगे। तो हम 10 मिलीमीटर से पास नहीं कराएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम कराएंगे 2.36 मिलीमीटर सीव से पास। अब जितना यहाँ पे, अब ये उठा के हम इसके अंदर डालेंगे, और जितना वेट हम 2.36 मिलीमीटर से पास हो गया उसको हम बोलेंगे W2। मतलब जितना पास हो गया उसको बोलेंगे W2। अब एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या होगी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होगी W2 अपॉन W1 इंटू 100। मतलब जितना ज़्यादा पास हो गया उतनी ज़्यादा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। अब जितना ज़्यादा पास हो गया इसका मतलब क्या है, 2.36 से छोटा पार्टिकल, मतलब टूटा होगा तभी वो छोटा पार्टिकल बना, और जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल बना मतलब उतनी ज़्यादा उसकी, उतनी कम उसकी इम्पैक्ट वैल्यू हुई। तो मतलब जितना ज़्यादा W2 आया, ठीक है, उतनी ज़्यादा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, और जितनी ज़्यादा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मतलब उतना वो कमज़ोर। ठीक है, तो हाई एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, पहली बात हो गई गलत। देखो, यहाँ से सिर्फ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू पता है, सेकंड स्टेप हम बता सकते हैं कि सही है। क्रशिंग भी ऐसा ही होता है, इसके अंदर बस हम क्या करते हैं, ठीक है, सारे स्टेप सेम रहेंगे क्रशिंग वाले में भी। ठीक है, कि 12.5 से पास कराना, 10 के पास यहाँ पे W1 W2 लेना। बस इसके अंदर डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे हम लोड को 14 kg और 38 सेंटीमीटर से गिराते नहीं हैं, हम लोड को कंप्रेस करते हैं ग्रेजुअली। 40 टन का लोड होता है, इसको हम कंप्रेस करते हैं, क्रश करके इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर 2.36 मिलीमीटर से पास कराते हैं W2। अब जितना ज़्यादा W2 होगा मतलब उतना ज़्यादा क्रश हो गया, ठीक है, उतनी ज़्यादा एग्रीगेट क्रश वैल्यू होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा W2 उतनी ज़्यादा एग्रीगेट क्रश वैल्यू, और जितनी ज़्यादा एग्रीगेट क्रश वैल्यू उतना कमज़ोर। तो अ लो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इंडिकेट्स हाई। ठीक है, वैल्यू तो मतलब हाई स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, लो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मतलब इसका उल्टा। ठीक है, तो सेकेंड आंसर सही है। थर्ड आते हैं, थर्ड पॉइंट में पूछा है, वेट,
थर्ड पॉइंट में बोला है इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये मान लो 3 ऐसे पार्टिकल हैं हमारे पास, ठीक है। ये मान लो इसकी एवरेज साइज़ ये है, सभी पार्टिकल की एवरेज साइज़ ये है, और वो मान लो 10 मिलीमीटर है, ठीक है। तो फ्लैकी पार्टिकल क्या होगा और इलोंगेटेड पार्टिकल क्या होगा, ये देखते हैं। फ्लैकी पार्टिकल मतलब अगर मीन जो साइज़ है, मीन साइज़ मान लो 10 मिलीमीटर है, अगर किसी पार्टिकल की स्मॉलेस्ट साइज़ मीन साइज़ के 0.6 से भी छोटी हो गई, मतलब 0.6 कितना हुआ, 6 मिलीमीटर। अब अगर जो ये 5 मिलीमीटर आया, मतलब 6 से भी छोटा हो गया ये, तो ये फ्लैकी पार्टिकल है। इलोंगेटेड पार्टिकल क्या होगा, अगर एवरेज के 1.8 टाइम्स इंटू 10 इजकल टू 18 मिलीमीटर, और ये मान लो 19 मिलीमीटर हुई इसकी लॉन्गेस्ट साइज़, अगर ये 18 मिलीमीटर से भी ज़्यादा हो गई इसकी लॉन्गेस्ट साइज़, तो ये इलोंगेटेड पार्टिकल हो गया। तो पहली बात तो फ्लैकी पार्टिकल, इलोंगेटेड पार्टिकल पता चल गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ये भी थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखो, फ्लैकी पार्टिकल और इलोंगेटेड पार्टिकल होना एक ख़राब चीज़ है, और इसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है हमारे पास पेमेंट की, या जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो जितना कम होगा उतनी अच्छी चीज़ है, ज़ीरो रहे बहुत अच्छी चीज़ है। चौथे पॉइंट में इसने क्या बोल दिया, फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी लेस देन 25%। ये बिल्कुल एब्जर्ड सी स्टेटमेंट है कि 25% से शुड नॉट बी लेस देन, 25% से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। ये ख़राब चीज़ होती है कि फ्लैकी पार्टिकल है, तो चौथी स्टेटमेंट गलत है। फैक्ट नहीं पता था हमें 25% का, लेकिन फिर भी हम इसको सही ऐसे बोल सकते हैं। जबकि तीसरे में क्या है, एग्रीगेट हैविंग एलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन 15% आर जनरली कंसिडर्ड, कि मतलब 15% थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तब भी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी फ्लैकी पार्टिकल और इलोंगेटेड पार्टिकल हो ही ना उसके अंदर। बाकी एक फैक्ट अगर जो आपको बता दूं कि इलोंगेशन वैल्यू अगर जो ग्रेटर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% होनी चाहिए, कि मतलब 45% से ज़्यादा पार्टिकल हो गए इलोंगेटेड, फिर तो तुम बिल्कुल भी अनबिरेबल चीज़ है, हम उसको हटा ही देंगे एग्रीगेट को। और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% अगर जो फ्लैकी पार्टिकल है, ठीक है। तो ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगा। तो मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, चौथा गलत है, तीसरा सही है, तो 2 और 3 मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स इन फर्नेसेस। देखो, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मतलब जो भट्टी में ब्रिक्स यूज़ करती हैं फर्नेसेस में, पहली बात तो बहुत ज़्यादा उनकी हीट को झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मली जो ब्रिक्स होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है जिनको उसमें पकाई जाती है उनको 1300 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है कि 1700 डिग्री सेल्सियस तक वो उनको झेल सकते हैं, पहला पॉइंट सही है, ठीक है। बाकी रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। नॉर्मल जो ब्रिक्स होती है हमारे पास, उसके अंदर जो सिलिका कंटेंट होता है वो 50% करीब होता है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होती है उनके अंदर 55% से 95% तक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स की बात करें हम, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स भी 3 तरह की होती हैं। पहला एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक में सिलिका की जो सिलिका कंटेंट होती है 95% से ऊपर चली जाती है। बेसिक के अंदर मैग्नीशिया होती है, ठीक है, और न्यूट्रल के अंदर क्रोम होता है, ठीक है। तो पहली बात तो चौथा पॉइंट वैसे गलत हो गया, क्रोम ब्रिक्स आर बेसिक ब्रिक्स, मैग्नीशिया ब्रिक्स होती तो इसका आंसर ये होता, ठीक है। दूसरी बात गलत हो गई, नॉर्मली जो हमारे पास सिलिका होता है 50% के आसपास होता है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स में तो सिलिका और ज़्यादा होता है, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन, तो देखो वैसे भी ऑप्शन चेक से हो जाएगा, पहला सही है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है, तो दूसरा गलत है, ये ख़त्म हो गया, चौथा, तो पहली सी आंसर हो गया। तो ये वैसे भी हो गया, बाकी हाँ 10% से कम होती है एब्जॉर्प्शन। वैसे क्लास ए ब्रिक्स की शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% होता है पानी का एब्जॉर्प्शन का रेट, लेकिन रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स ये स्पेशल टाइप की ब्रिक्स होती हैं, इसमें 10% से भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ, इसके अंदर क्या है, कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। देखो लाइम के बारे में इसके अंदर पूछ लिया गया है, अब लाइम के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2-3 फैक्ट पता होने चाहिए। पहली चीज़, हमारे पास एक लाइमस्टोन होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ नहीं ये सही है, ठीक है। उसको जब हम हीट करते हैं तो CaO और CO2 में टूट जाता है, इसको कहते हैं हम क्विक लाइम, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैल्सिनेशन,
ठीक है, ये एयर की प्रेजेंस में होता है, इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। अलग से हमें पता होना चाहिए कि रोस्टिंग जो होता है उसमें भी हीट करते हैं, लेकिन उसके अंदर एयर की एब्सेंस में करते हैं। ये भी का डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हाँ, तो कैल्सिनेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, CaO। ये क्विकलाइम जो होता है इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है पानी के साथ। ये H2O के साथ तुरंत रिएक्ट करके ये CaOH होल ट्वाइस बना लेता है। इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे हम स्लेग लाइम या हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, पानी के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है और इसको हम कहते हैं स्लेकिंग। स्लेक लाइम बन रहा है तो इसे कहते हैं स्लेकिंग। ठीक है, अब एक और चीज़ कि CaOH होल ट्वाइस को हम अगर फ्रेशली हमने इसको उठा के यूज़ नहीं कर लिया अपने मोल्टार वगैरह में, तो अगर नहीं किया तो हम ये एनवायरनमेंट में CO2 को लेके ये वापस से CaCO3 बना लेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म बना लेगा और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जो हमें यूज़ करना था एज अ मोल्टार वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पहले से ही पाउडर फॉर्म में निकल गया। ठीक है, तो हम ये स्टेप रोकना चाहते हैं हम। ठीक है, इसके लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्या होती हैं वो चीज़ें, क्या होता है कि एक सेकेंड, वैसे जितना मैंने बताया इसके हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी हम थोड़े से और नॉलेज दे देंगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, पहली चीज़, कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन रिजल्ट इन क्विक लाइम। ठीक है, अभी हमने देखा CaCO3 का कैल्सिनेशन हुआ तो CaO बना, तो पहली बात सही है। दूसरी बात, तीसरी बात पे आते हैं। पहले हाइड्रेटेड लाइम इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग क्विक लाइम विद वाटर, ये भी पता चल गया हमें। CaO प्लस H2O, तो हमने COH होल ट्वाइस बना दिया। पहला तीसरा सही है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड है लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम प्योर वेराइटी ऑफ चॉक इज हाइड्रोलिक लाइम, ये बिल्कुल गलत है। देखो, लाइम प्योर वेराइटी ऑफ चॉक, देखो लाइम भी बहुत तरह के होते हैं। एक होता है फैट लाइम, एक होता है हाइड्रोलिक लाइम, और एक होता है पुअर लाइम। फैट लाइम क्या होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ CaCO3 से बनता है जो, ठीक है, उसको हम कहते हैं फैट लाइम। मतलब CaCO3 प्योरेस्ट फॉर्म को हीट करते हैं तो CaO बनेगा प्लस CO2। ठीक है, तो ये बना प्योरेस्ट फॉर्म से बना तो इसे कहेंगे फैट लाइम। ठीक है, इसके अंदर 95% CO होता है, मतलब जो ये बना। हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है कि हमारे पास क्ले के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर CaCO3 के पार्टिकल्स कम होते हैं। तो पहली बात तो जो हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम से बनता है जो, उसको हम हाइड्रोलिक लाइम नहीं कहते, उसे को हम कहते हैं फैट लाइम। ठीक है, सिलिका क्यों होता है, क्या होता है, हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड कराता है, ये अभी इस क्वेश्चन में नहीं देखेंगे, बाद में कभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ मोर वाटर इज एडिड टू कंक्रीट फॉर इंक्रीजिंग इट्स वर्केबिलिटी इट रिजल्ट्स इनटू कंक्रीट ऑफ लो स्ट्रेंथ। देखो, हमारे पास कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर हम पानी डालते हैं, पानी डालने से वो सिर्फ फ्लूडिटी बढ़ती है उसकी, मतलब बहने की क्षमता बढ़ती है, वर्केबिलिटी नहीं बढ़ती है। ठीक है, वर्केबिलिटी एक तरह से आप बढ़ा लो उसकी, लेकिन उससे क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ी भी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमने इसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया कंक्रीट के अंदर, तो पानी पोर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और जब कंक्रीट हमारे पास सूख जाएगा, कंक्रीट हमारा जब सेट हो जाएगा तो पानी इसके अंदर होगा, पानी अंदर होएगा तो फिर बाद में इवेपोरेट भी होगा, तो जब पानी के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर क्या होगा, ये पोरस बना देगा कंक्रीट को। ठीक है, और जब पोरस होता है हमारे पास कंक्रीट, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर पानी हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया वर्केबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में, तो स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात हो गई हमारी सही। दूसरी बात पे आते हैं, नो स्लम्प इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड वर्केबल कंक्रीट। पहली बात तो समझो स्लम्प क्या होता है। स्लम्प एक वर्केबिलिटी चेक करने का एक टेस्ट होता है कंक्रीट का। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, कुछ नहीं, पूरा टेस्ट पे नहीं जाएंगे। हाँ, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मोल्ड लेते हैं ऐसे फ्रस्टम की शेप का, कंक्रीट इसके अंदर भर देते हैं और फिर इसको बाद में उठा देते हैं। जब इसको उठाते हैं तो जो कंक्रीट होता है, अगर उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये ढह जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लेकिन अगर जो वो स्टिफ हुआ तो वो ऐसा का ऐसा खड़ा रहेगा। तो स्लम्प वैल्यू क्या होती है, स्लम्प वैल्यू ये होती है कि अगर जो हमने ऐसे बनाया इसको, ठीक है, उसका फिर ढहने के बाद ये ऐसा बन गया, तो यहाँ से जितना नीचे आया तो इसको ही हम कहते हैं स्लम्प वैल्यू।
अगर ये स्टिफ हुआ तो नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ के यहीं होगा, तो स्लैम्प वैल्यूज़ की क्या होगी, 0। अगर बिल्कुल वर्केबल होगा, फ्लूइड हुआ तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो उसकी स्लैम्प हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हायर द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट, स्लम्प वैल्यू ज़्यादा हुई तो वर्केबल ज़्यादा हुआ, लोअर विल बी इज वर्केबिलिटी, तो तीसरा हो गया गलत। एक मिनट, हायर द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट लोअर विल बी इट्स वर्केबिलिटी, तीसरी बात गलत हो गई। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं, नो स्लम्प इज एन इंडिकेशन ऑफ अ गुड वर्केबल ब्रिक, ये भी गलत हो गया, वो स्टिफ होता है। ठीक है, लास्ट आ गया वर्केबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट इज, वेट, पहली बात तो इससे हमारे पास आंसर आ चुका है। पहली बात सही थी, दूसरी बात गलत हो गई, तीसरी बात गलत हो गई, यहाँ से भी आंसर हम निकाल सकते हैं, पहला सही, दूसरा तीसरा गलत, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो सी आंसर हमारे पास वैसे ही आ गया। चौथा फिर भी देख लेते हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय वाटर कंटेंट एज वेल एज वाटर सीमेंट रेशो, ये बिल्कुल सच्ची बात है, जितना सीमेंट होगा सीमेंट के ऊपर और पानी के ऊपर वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 पॉइंट, पोज़ोलाना यूज्ड एज अ एडमिक्सचर इन कंक्रीट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। पहली बात तो पोज़ोलाना थोड़ा सा समझ लेते हैं, पोज़ोलाना क्या होता है। पोज़ोलानिक मटेरियल, देखो पोज़ोलाना एक एग्जांपल देखें तो फ्लाई ऐश इसका एग्जांपल है। फ्लाई ऐश क्या होता है, हम जब कोल को बर्न करते हैं, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम बिजली बनाते हैं, तो कोल को बर्न करते हैं हम उसके अंदर हीट के लिए, तो जो कोल बर्न होता है तो इसके अंदर जो ऐश होती है, फाइन ऐश होती है और कोर्स ऐश होती है। जो फाइन ऐश होती है वो चिमनी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो प्रेसिपिटेटर से उसको सेट करा देते हैं। ठीक है, इसका साइज़ करीब 0.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। हमने सुना होगा 10 ppm 10 pm पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे 0.5 pm से 100 pm तक होता है इसका पार्टिकल, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन होती है। ठीक है, और इसके अंदर SiO2 ज़्यादा होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो फ्लाई ऐश का वैसे कुछ काम नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि ये CaOH होल ट्वाइस के साथ अगर जो हमने फ्लाई ऐश मिला दिया तो ये क्या होगा, ये एक सीमेंटियस प्रॉपर्टी बना लेगा, मतलब CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करके ये स्टिकिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, कि मतलब एज अ सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इसकी हो जाती है, तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, पोज़ोलाना यूज एज ए एडमिक्सचर इन कंक्रीट, इट इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी विद लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, वर्केबिलिटी बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, देखो जो हमारे पास सीमेंट होता है, ठीक है, सीमेंट पेस्ट जो होता है लुब्रिकेशन का काम करता है, जितना ज़्यादा सीमेंट पेस्ट होगा उतना ज़्यादा लुब्रिकेशन होगा, कंक्रीट के जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के ऊपर स्लिप करके सेट हो जाएंगे। वर्केबिलिटी मतलब कितने अच्छे से वो कंप्रेस हो गए, कितना कम हमें उसके अंदर वर्क करने की ज़रूरत पड़ी, कंप्रेस करने की उसे ज़रूरत पड़ी, इसको हम वर्केबिलिटी कहते हैं। अब सीमेंट का जो लुब्रिकेशन होगा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जल्दी वो कंप्रेस होके सही से सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम पोज़ोलाना यूज़ करेंगे तो पोज़ोलाना CaOH होल ट्वाइस के साथ मिलके एक स्टिकी सीमेंटियस प्रॉपर्टी बना देगा, तो मतलब पोज़ोलाना खुद से एक सीमेंट की तरह ही काम करेगा, और ज़्यादा सीमेंट हमारे पास मौजूद होगा लुब्रिकेशन के लिए, मतलब लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास अब ज़्यादा सीमेंट हो गया पोज़ोलाना के साथ साथ, तो वो वर्केबिलिटी को अब इंक्रीज़ कर देंगे हम इससे। दूसरा ये भी होता है कि बियरिंग, बॉल बियरिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके सेट हो जाते हैं सही से, तो पहली बात सही है। दूसरी बात पे आते हैं, इट इंक्रीजेज द हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड सो लेट कॉन्क्रीट सेट क्विकली। देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो ये कम कर देता है, ये तुरंत से रिएक्ट नहीं करता, पहली बात तो CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस खुद सीमेंट की रिएक्शन के बाद बनता है। ठीक है, जैसे C3S होता है, सीमेंट के अंदर C3S होता है, वो H2O से रिएक्ट करके CSH, ये होता है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, प्लस CaOH होल ट्वाइस बनाता है। अब ये CaOH होल ट्वाइस पोज़ोलाना से रिएक्ट करता है, तो पहली बात तो बहुत देर में रिएक्ट करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी कम होती है, तुरंत से क्विकली सेट नहीं करता है, ये तो हो गई गलत बात। तीसरी बात पे आते हैं, इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू अटैक बाई साल्ट एंड सल्फेट्स। इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पहली बात तो सल्फेट अटैक क्या होता है, इसको ही समझ लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, देखो C3S ये बोगस पार्टिकल होता है सीमेंट के अंदर, C3H H2O से रिएक्ट करके, मतलब सीमेंट जो है इसे सीमेंट मान लो, H2O के साथ रिएक्ट करके CSH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है,
अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बनाया, मतलब ये जो बना, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके, मतलब सल्फेट अटैक इसको कहेंगे, सल्फेट के साथ अटैक करके CaSO4 बना लेता है। ठीक है, CaSO4 बना लेता है। अब CaSO4 फर्दर C3A, देखो सीमेंट के अंदर चार बोगस कंपाउंड बनते हैं। सीमेंट के अंदर जब पानी मिलाते हैं हम तो चार बनते हैं, C3S, C2S, C3A और C4AF। तो ये दोनों तो हमारे पास सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देते हैं। C3A का क्या काम होता है, C3A CaSO4 के साथ अटैक करके, मतलब C3A का मान लो वॉल्यूम है V, CaSO4 के साथ रिएक्ट करके एक नया पार्टिकल, नया कंपाउंड बना लेगा जिसका वॉल्यूम 227% ज़्यादा होगा, मतलब 2.27 V का ही वॉल्यूम बना लेता है। और इसमें क्या होता है, ये जो वॉल्यूम नया हमारे पास बना, कंक्रीट जब सेट हो गया उसके बाद जब ये बना तो ये क्या होगा, ये कंक्रीट एक्सपेंड होगा, क्रैक होगी तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होने की चांसेस है। तो सल्फेट अटैक क्या हुआ, सल्फेट ये CH होल ट्वाइस के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, सल्फेट CH होल ट्वाइस के ऊपर अटैक करेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वो C3A के ऊपर अटैक करके कंक्रीट को ख़राब कर देंगे। यहाँ पे आया क्या, पोज़ोलोना ने क्या बोला कि भाई मैं तुझे अटैक करने नहीं दूंगा। पोज़ोलोना ने क्या पोज़ोलोना ने सीधा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हटा लिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही नहीं रहा तो सल्फेट किस पे अटैक करेगा, सल्फेट किसी पे अटैक करेगा नहीं तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा ही नहीं, और कैल्शियम सल्फेट बनेगा नहीं तो C3A से कहाँ से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक तरह से अच्छा काम किया पोज़ोलोना ने। तो यहाँ पे क्या किया इसने, इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू अटैक बाई साल्ट एंड सल्फेट। तो बात सही हो गई हमारे पास। ठीक है, सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे अटैक करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही उसने हटा लिया तो ये बात सही हो गई, तो अटैक करेगा ही नहीं सल्फेट। और इट लीचीज आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हटा लिया, वही चीज़ है। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा चौथा सही, तो दूसरा तीसरा चौथा सही, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट आते हैं, वेट, इट इम्प्रूव वर्केबिलिटी विद लेसर। हाँ, पहली बात तो सही थी, इट इंक्रीज द हीट, हाँ दूसरी बात गलत थी, तो पहला सही, दूसरा गलत, सिर्फ दूसरा गलत है, तो पहला तीसरा चौथा सही, तो C आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल। देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका क्या है। इसका फेज डायग्राम बनाएंगे पहले। ठीक है, फेज डायग्राम में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम। और जो डेंसिटी होती है, देखो रो ऑफ किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी होती है वो उसको हम लिख सकते हैं G रो ऑफ वाटर, मतलब रो ऑफ वाटर की टर्म में हम उसको G से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो G अगर जो हमें ये दे रखी है तो हमें एक तरह से हमें रो ऑफ दैट मटेरियल दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें दे रखा है वेट दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, हमें बतानी है कि फाइन एग्रीगेट का कितना वेट है। देखो इस वेट का क्या मतलब है, इस वेट का मतलब यह है कि हमारे पास जो ये हाँ, हमारे पास ये जो ये कंक्रीट है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमने मान लिया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको पूरे को हमने मान लिया 1 मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो उसके अंदर सीमेंट जो है 400 किलोग्राम है, तो मतलब ये सीमेंट जो है वो 400 किलोग्राम है। ठीक है, वैसे जो सीमेंट की डेंसिटी है दे रखी है यहाँ पे 3.2, मतलब 3200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मतलब 1 मीटर क्यूब सीमेंट के अंदर 3200 किलोग्राम सीमेंट होगा, मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर 3200 किलोग्राम सीमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे सीमेंट की बात नहीं की, यहाँ पे बात की है कि जब वो कॉन्क्रीट बन गया तो कॉन्क्रीट के अंदर 400 किलोग्राम सीमेंट है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 400 किलोग्राम सीमेंट है, ना कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट की बात कर रहे हैं हम बात करें 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीट की। ठीक है, हाँ, तो वापस से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना है 400 किलोग्राम, ये टोटल हमने मान लिया 1 मीटर क्यूब हमारे पास कॉन्क्रीट है, तो ये हो गया 400 किलोग्राम सीमेंट हो गया। उसके बाद हमने देख लिया फाइन एग्रीगेट जो हमारे पास है x किलोग्राम मान लिया इसको। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट मान लिया 1040 किलोग्राम। ठीक है, वाटर कितना मान लिया 200 किलोग्राम। ठीक है,
अब वॉल्यूम पे आते हैं, कितना कितना वॉल्यूम है। देखो पानी की जो डेंसिटी होती है, पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 किलोग्राम इक्वलेंट होते हैं 1 मीटर क्यूब के। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 200 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम इक्वलेंट होंगे 200 बटोन 1000 मीटर क्यूब के। ऐसे ही सीमेंट, सीमेंट होगा 400 अपॉन डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होगी, जी रो वाटर, तो जी कितनी है सीमेंट की 3.2, 3.2 इंटू 1000। ठीक है, थोड़ा साफ सा लिख देते हैं इसको, 400 अपॉन 1000 प्लस सीमेंट की है 3.2, तो 3200, ये कितना था सीमेंट 400, ये था 200 प्लस। उसके बाद तुम्हारा फाइन एग्रीगेट कितना है हमें निकालना है, तो x प्लस और कोर्स एग्रीगेट 040 अपॉन फाइन एग्रीगेट की डेंसिटी कितनी है, फाइन एग्रीगेट 25, तो ये 2500, और कोर्स एग्रीगेट की हमारे पास डेंसिटी कितनी है, कोर्स एग्रीगेट की है 2.6, तो 2600, 2.2600 समझ में आ रहा है ना, तो जी इंटू रो वाटर मतलब 2.6 इंटू 1000, ये बराबर होगा 1। देखो टोटल हमने 1 मीटर क्यूब माना है, तो ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम चारों मिला के होंगे 1 मीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे टफ नहीं है, सीधा 1 अपॉन 2 5 10, 1/5, 1/5, 2 0 गए नोट 2, 1/8 प्लस x अपॉन 2500 प्लस 0 से 0 गया, 13 2 26, 13 26 39 52 1 7 14 7 1 सिस्टम 4, तो ये 8 13 8 जो होगा। ठीक है, 4 2 8, 4 5 20, तो 2/5 इजिकल टू 1। तो यहाँ पे सिंपली ज़्यादा टफ कैलकुलेशन थी, यहाँ पे x इजिकल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 690 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सोल्व कर लेना, आधा तो सोल्व कर लिया मैंने। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया थोड़ा फैक्ट बेस। ठीक है, इसमें आपको फैक्ट ही पता होना चाहिए, बिना उसके आपको नहीं कर सकते। साइक्लोप्रीन, देखो जनरली जो पार्टिकल्स का साइज़ होते हैं ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कई बार हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हमें यूज़ करने पड़ जाते हैं, जिसके अंदर मास कॉन्क्रीटिंग हम करते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं। तो साइक्लोपीन जो एग्रीगेट है उसकी जो साइज़ होती है वो ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर होती है, मतलब ग्रेटर देन 150 मिलीमीटर। ठीक है, तो साइज़ वगैरह मोर देन, तो पहली बात तो सही हो गई, दूसरी बात हो गई गलत। पहली बात सही, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये दोनों हो गए गलत। तो या तो तीसरी बात सही है, चौथी बात सही है। ठीक है, हाई स्लम्प, देखो हाई स्लम्प मतलब ये जो यहाँ पे कोलैप्स करके ये नीचे गिर गया, इसको कहते हैं हम स्लम्प वैल्यू, और बिल्कुल नहीं गिरा तो इसको कहते हैं नो स्लम्प वैल्यू। तो देखो बड़े बड़े पार्टिकल से बना है तो नहीं गिरेगा, ये स्टिफ होगा। ठीक है, तो ये होगा हाई स्लम्प, नहीं होगा सॉरी, तो तीसरा नहीं हुआ, तो इसका आंसर सीधा पहला और चौथा हो गया, पहला और चौथा मतलब बी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बी, पहला और चौथा। देखो चौथा एक इसका रीज़न नहीं पता मुझे क्या है, हाई टेम्परेचर राइज ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन में भी इसका आंसर ये होता है, हो सकता है कि बड़े बड़े पार्टिकल हैं हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। तीसरा हमारे पास गलत हो गया, तो उससे हमारे पास बी आंसर सीधा पहले ही पता चल गया। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सोम के क्वेश्चन करेंगे, अब थ्योरेटिकल नहीं है, थोड़ी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन दे रखा है कि ये हमें दे रखा है, हमसे पूछा है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्या टेंसाइल स्ट्रेस या क्या होगा यहाँ पे, वेट, तो इस जगह पे हमसे पूछी है कि स्ट्रेस कितनी होगी। इसको करने का तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखो ए बी को अलग करो, बी सी को अलग करो, सी डी को अलग करो। ठीक है, ए बी बी सी डी को अलग करो। अब यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 60 लिख दो। अब आंख बंद करके अगर जो तुमने यहाँ पे 60 लिख दिया तो यहाँ पे भी 60 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे 60 लिख दिया तो इधर भी 60 लिख दो। थोड़ा सा सही करते हैं इसको, सीखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ
इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो, तीनों को अलग अलग लिखते हैं। तो ये हो गया AB, ये हो गया BC और ये हो गया CD। ठीक है, यहाँ पे 60 है, बस सिर्फ यहाँ पे 60 है तो इसको 60 लिख दो। अब और कुछ नहीं देखना, यहाँ पे 60 हो गया तो यहाँ पे भी 60 कर दो। अब ये इधर 60 है तो यहाँ पे भी 60 कर दो। आगे देखो यहाँ पे कितना है, 20 भी दे रखा है, तो ये 20 इधर दे रखा है तो इधर 20 और कर दो, तो मतलब ये कितना हो गया 80। अब इधर 80 हो गया तो आंख बंद करके इधर 80 कर दो, इधर 80 हो गया तो यहाँ पे भी 80 कर दो। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे इधर की साइड ही 30 दे रखा है तो इधर भी 30 कर दो, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 110। अब इधर 110 हो गया तो यहाँ पे भी 110 हो गया। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कितनी स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस तो हमने यहाँ पे देख लिया, इसमें इधर भी 80 लगा हुआ है, इधर भी, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, इधर 80 किलो न्यूटन लगा हुआ है और यहाँ पे भी 80 किलो न्यूटन लगा हुआ है। यहाँ पे उसने हमसे स्ट्रेस पूछी है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कितनी फोर्स लग रही है। तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है 80 किलो न्यूटन और एरिया कितना है इसका, इसका एरिया है 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और ये दोनों साइड से खींच रही है इसको, तो ये हो जाएगा टेंसाइल, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट आते हैं 9th पे। 9 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। 9 में क्या बोला है कि टोटल इलोंगेशन पूछिए इसके अंदर। तो देखो वापस से हम इसको अलग करेंगे, इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया। यहाँ पे 2p है तो यहाँ पे 2p लग जाएगा, यहाँ पे भी 2p लग जाएगा, यहाँ पे भी 2p लग जाएगा। यहाँ पे और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2p के 2p लग जाएगा, फिर यहाँ पे 2p लग गया। यहाँ पे 2p था तो यहाँ पे 2p लग जाएगा, यहाँ पे 2p लग जाएगा। यहाँ पे अगर जो कुछ ऐसे करके p वगैरह दे रखा होता है तो यहाँ पे ऐड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों को अलग करके देखा हमने, तो एक हो गया ये 2p 2p, दूसरा हो गया यहाँ पे भी 2p 2p और लास्ट में भी 2p 2p। फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा का होता है PL/AE। तो यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। ठीक है, तो डेल्टा टोटल होगा क्या, डेल्टा 1 क्या होगा 2p L, यहाँ पे L अपॉन एरिया कितना है A/2 A/4, E कितना है सबके लिए कॉमन है, प्लस यहाँ पे कितना है 2p, लेंथ कितनी है L, A कितना है 3A E, प्लस 2p, L कितना है L, A कितना है A और E। इन सबको ऐड करेंगे तो 2, तो ये टोटल ऐड करेंगे तो 6.66 PL/AE आ जाता है। सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 11th के ऊपर। 11 थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बाकी सोल्व आप कर लेना। देखो इसने बोला है कि हमारे पास एक चेन है, हमारे पास अ चेन वर्किंग अ क्रेन हैज़ सेक्शनल एरिया 625 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है 625 मिलीमीटर स्क्वायर चेन का। ट्रांसमिट अ लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन, मतलब यहाँ पे चेन है जो ये ऊपर नीचे खींचने का काम करिए, 10 किलोन्यूटन इसके ऊपर लोड है। हाँ, अब व्हेन अ लोड इज बीइंग लोवर्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट 40 में, तो मतलब इसकी वेलोसिटी जो थी नीचे 40 मीटर पर मिनट से नीचे आ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, द चेन गेट्स जैम्ड सडनली, अचानक से क्या हुआ 10 किलोमीटर एकदम से इसको यहाँ पे मतलब एक तरह से फिक्स कर दिया, यहाँ पे जैम हो गई। ठीक है, चेन गेट्स जैम सडनली एट विच टाइम द लेंथ ऑफ द चेन वॉज, उस टाइम पे चेन की लेंथ थी कितनी 10 मीटर और ई इसका गिवन है कितना 200 GPa। दो द स्ट्रेस इंड्यूस इन द चेन ड्यू टू द सडन जैमिंग, तो यहाँ पे इसका क्या कहते हैं स्ट्रेस कितनी होगी इसके अंदर। तो देखो सिंपल क्या होता था, अगर जो हमारे पास ये दे रखा है लोड, ये होती चेन, ये लोड है, ये हमारे पास चेन दी होती है, यहाँ पे 10 किलोमीटर लग रहा होता, तो इस पर हम देख लेते 10 अपॉन इसका एरिया कर देते, हमारे पास आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये इम्पैक्ट लोडिंग है कि मतलब जितनी इसके अंदर हाफ mv² जो इसके अंदर एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी स्ट्रेन एनर्जी के अंदर, मतलब ऊपर से नीचे जब ये गिर रही है अचानक से रुक गई तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसको डिफॉर्म करने के काम आएगी। तो जितनी भी स्ट्रेन एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन में लिखेंगे इसके अंदर
क्वेश्चन लिखेंगे इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² इज इक्वल टू, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है हाफ p डेल्टा। ठीक है, तो ये होगा हाफ p, डेल्टा को लिख देंगे पी एल अपॉन ए, पी स्क्वायर एल अपॉन ए। ठीक है, हमसे स्ट्रेस पूछिए तो स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए से डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम इसे लिखेंगे हाफ पी अपॉन ए होता है स्ट्रेस, और स्क्वायर है तो स्ट्रेस स्क्वायर इंटू ये ख़त्म हो गया ई इंटू एल ए, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। देखो मास हमें दे रखा है, मास नहीं दे रखा, हमें वेट दे रखा है, वेट दे रखा है 10 किलो न्यूटन, तो मास क्या हो जाएगा 10 किलो न्यूटन अपॉन 9.81। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे, एम पता है, वी कितना है, वी हमें दे रखा है 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, वी यहाँ पे रख देंगे, सिग्मा हमें निकालना है, ई हमें दे रखा है, लेंथ पता है, एरिया पता है, तो यहाँ से हम सिग्मा की कैलकुलेशन कर लेंगे, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होगी लेकिन सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th। इसके अंदर हमें पूछिए स्ट्रेन एनर्जी पूछिए। देखो स्ट्रेन एनर्जी का सबसे सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन m² dx अपॉन 2EI, मतलब सिंपल है, मोमेंट लिख दो, मोमेंट का स्क्वायर करके ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। करते हैं, हमारे पास मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, स्पैन L, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, क्या इज द यूनिट लोड एट इट्स मिड, यूनिट लोड लगा दिया। द स्ट्रेन एनर्जी एट दिस कंडीशन इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, बेंडिंग की बात करिए तो हम इसमें लेंगे मोमेंट, तो देखो 1 है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो हाफ होगी और हाफ होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट लिख लेते हैं। तो मोमेंट लिखने के लिए एक वीडियो बनाई हमने, उसे भी देख सकते हैं आप। बाकी सिंपल ये होता है कि हम बीम में पहले ऐसे एम एक्स कर देंगे, उसके बाद इस पॉइंट पे हम देखेंगे क्या कहते हैं क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो क्लॉकवाइज कितना है हाफ एक्स डिस्टेंस पे, एक्स बराबर एंटी क्लॉकवाइज कितना है एम एक्स, तो एम एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, एम एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। हमारा फॉर्मूला था एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 और 2 नीचे है तो 8 अपॉन EI डी एक्स, 0 से L बाई 2 तक, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं L बाई 2। ठीक है, और आधा हो गया, ये आधा कर दिया, आधे के लिए क्या करेंगे सेम होगा इंटू 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर EI डी एक्स, 0 से L बाई 2, तो हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर मतलब L स्क्वायर 2 to 4 इंटू 4 अपॉन EI। वेट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x³/3 हो जाएगा ये। वेट, अच्छे से सोल्व करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सही से आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, हमारे पास जो mx आया वो आया x/2, mx स्क्वायर हमारे पास आया x²/4 इंटीग्रेशन mx² dx अपॉन 2EI। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x³/4 तो था बाई 3 इंटू 0 से L बाई 2 और 1/2 पहले से है, हम EI को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि EI तो वैसे का वैसे भी सब में बराबर आएगा, तो 1/2 1/4 1/3। ठीक है, L स्क्वायर बाई, यहाँ पे 2 आएगा तो 2 to 4 to 8 और ये इंटू 2 कर देंगे तो ये ख़त्म, तो हो जाएगा 4 जा 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 4 जा 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा L³ अपॉन 96, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट बेस है, पहली बार पूछा गया था ये, किसी को नहीं पता होगा इसका आंसर, जिसका तुक्का सही लग गया होगा तो लग गया होगा। अब माइल्ड स्टील स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट साइकिल। ठीक है, माइल्ड स्टील के ऊपर टेंसाइल टेस्ट किया हमने, इसको खींचा, द इलास्टिक लिमिट इन टेंशन इज रेज्ड एंड इलास्टिक लिमिट कंप्रेशन इज लोवर्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर होगा बोशिंजर इफेक्ट। ठीक है, इससे हम ऐसे देख सकते हैं कि एनिलिंग इफेक्ट पता होना चाहिए हमें, स्ट्रेन रेट पता होना चाहिए, फैटिक पता होनी चाहिए, तो हम बोशिंगर बता सकते थे इसका आंसर, बाकी और कोई तरीका नहीं था इसका निकालने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ सॉलिड यूनिफॉर्म मेटल बार ऑफ डायमीटर d, ठीक है, लेंथ है इसकी l, हैंग हो रखी है, रो इसकी डेंसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, तो टोटल एक्सटेंशन देखो डेल्टा का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। हाँ, पी एल अपॉन ए ई, तो पी एल अपॉन ए ई क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई लेंथ है डेल्टा एक्स, ठीक है, इस पे अगर जो पी फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर जो डेल्टा होगा, इसकी जो इलॉन्गेशन होगी वो होगी पी इंटू इस लेंथ में हो रही है डेल्टा एक्स अपॉन एरिया, इसका एरिया, और इंटू ई। तो इसका यूज़ करेंगे हम इसको सोल्व करने के लिए। ठीक, कैसे करेंगे सोल्व देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक रोड है जो कि लटकी हुई है, ठीक है। अब किसी भी हाइट पे, एक्स हाइट पे, मान लो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एक्स। छोटे से एलिमेंट का मतलब इसका ये है कि हमने क्या करा, देखो ये यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, इसके ऊपर वेट क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसके ऊपर जो वेट लग रहा है वो इसका वेट लग रहा है। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसका वेट। तो मतलब यहाँ पे एलिमेंट कुछ नहीं है, वेट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सबसे कम डिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पे वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इस पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे और ज़्यादा होगी, और इस जगह पे और ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन। मतलब डिफ्लेक्शन का जो रेट होगा, डिफ्लेक्शन का जो मीज़र होगा वो अलग अलग होगा अलग अलग हाइट पे। तो इसको हमें इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर से देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्स हाइट मानी कोई, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एक्स, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी इलोंगेशन होगी, ठीक है। तो इस पर कितना वेट लग रहा है, पी। वेट क्या है, ये वाला वेट, इसका वेट जितना होगा वही पी होगा। तो ये हमारे पास वेट है, इसकी लेंथ जो है वो डी एक्स है, इस पर जो वेट लग रहा है पी, जो कि होगा इसकी डेंसिटी रो इंटू इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू ये लेंथ एक्स। तो हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा इजल टू पी एल अपॉन ए ई। डेल्टा क्या होगा, पी कितना है, रो ए एक्स, एल कितना है, डी एक्स अपॉन ए ई। ये है डी एक्स लेंथ के लिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको डी एक्स लेंथ के लिए हम इसको पूरे लेंथ के लिए करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल तक, जीरो से एल तक। तो ये ए से ए कट जाएगा तो रो अपॉन ई आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल, तो रो एल स्क्वायर अपॉन टू ई, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी अगली वीडियो में डालेंगे हम, और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो के अंदर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपली कर लेते हैं इसको। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी, ये दे रखा है 80 MPa दे रखा है, टेंसाइल, ठीक है। इसका मोड सर्कल बना लेते हैं पहले। देखो फिगर, नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में 80 MPa टेंसाइल है, 80 MPa टेंसाइल है, और कंप्रेसिव कितना है, 40 MPa। तो यहाँ पे मोड सर्कल बना लिया। उसके बाद उससे पूछा कि इसने क्या पूछा कि मोड सर्कल की द रेडियस ऑफ मोड सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रेडियस इजकल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ये होता है कब, जब प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, ठीक है। तो सिग्मा 1 कितने हैं, 80, माइनस ये कितनी है, माइनस 40। कंप्रेसिव है तो माइनस 40 होगी, तो माइनस 40 अपॉन 2, तो 120 बाई 2 इजकल टू 60। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी अगर यहाँ पे ये कुछ टो एक्स वाई दे रखा होता तो यहाँ पे रेडियस पूछ लिया जाता। तो रेडियस जो होती है वो होती है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो रेडियस होती है, ये रेडियस जो होती है ये होती है टाउ मैक्स, ये टाउ मैक्स हमें बताती है। चलो अभी 15 क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी वीडियो में 50 तक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई भी आपका रिकमेंडेशन होगा कि ज़्यादा थोड़ा तेज़ी से पढ़ाना है या फिर थोड़ा स्लो पढ़ाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह हम 2017, 18, 19, 20 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।